सर डियर फ्रेंड्स, इसमें केवल 15 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के पार्ट में। हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। और सेंटेंस क्या दिया हुआ है, दैट यू विल गेट दिस जॉब इज सर्टेन। इज सर्टेन को अंडरलाइन किया हुआ है और हमसे ऑप्शंस दिए गए हैं। नाउन मीन्स नाउन क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। अब हम सब जानते हैं कि क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस है। और पार्ट ऑफ सेंटेंस में या सेंटेंस में हम लोग दो चीजों को देखते हैं। एक हमारे पास में सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अगर हम देखें, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो हम उसे सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ दैट यू विल गेट दिस जॉब एक सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। इज वर्ब है और सर्टेन उसके साथ एडवर्ब एक एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है ये, क्योंकि इसके बगैर दैट यू विल गेट दिस जॉब इनकम्प्लीट है। ये तो सेंटेंस का ही पार्ट है ना, तो इसलिए मेन पार्ट हो गया, या जिसको मेन पार्ट या प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। तो ये जो इसका फर्स्ट का क्वेश्चन हुआ, ये हुआ प्रिंसिपल क्लोज। क्योंकि नाउन क्लोज क्या है, दैट यू विल गेट दिस जॉब, ये वाला नाउन क्लोज का पार्ट है। एडवर्ब क्लोज क्या होता है, क्योंकि एडवर्ब क्लोज दो चीजों को बताता है, या तो किसी को वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या फिर दूसरे किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। वो ऐसा हो नहीं रहा है ना। और उसके बाद में एडजेक्टिव क्लोज जो होता है उसमें एक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये एक वर्ब के साथ में एडजेक्टिव कंस्ट्रक्शन है लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। तो एक छोटा सा जो डाउट है वो सिर्फ यही रह सकता था किसी को, साथी को एग्जाम के टाइम पे। और ये क्योंकि मॉडिफाई कर नहीं रहा है नाउन को, तो इसलिए एडजेक्टिव नहीं है ये ना। तो सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज हम लोग उसको कहें तो फर्स्ट का आंसर हो गया 3, प्रिंसिपल। सेकंड, in the given sentence, choose Excuse the me. option which correctly identifies the part of speech in the underlined word. अब यहाँ underlined word क्या है, the chances of your success are even. Even को underline किया हुआ है। अब यहाँ even adjective की तरह से काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, या मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। और नाउन क्या है, कोई साथी बताए तो? चांसेस सर, चांसेस। चांसेस, यस सर, यस सर, एग्जैक्टली। चांसेस नाउन है, और जो हमारा इवन वर्ड है जो अंडरलाइन किया हुआ है वो चांसेस को मॉडिफाई कर रहा है। इवन मतलब बैलेंस है या इक्वल है ना सर। तो एडजेक्टिव इसलिए है सर, एडजेक्टिव आसान है क्वेश्चन सर। आया यस है सर, बहुत। यस सर, ये सबसे आसान है ना। ये एडजेक्टिव हो गया इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले तो ये भी बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। इन्होंने कहा कि थर्ड वन, identify the clause of the underlying part in the given sentence. The month, फिर underlying part start हो रहा है, when this post will be advertised is not certain। और ऑप्शंस हमारे पास वही हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। तो अगर हम देखें, द मंथ इज नॉट सर्टेन, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट हो गया व्हेन दिस पोस्ट विल बी एडवर्टाइज्ड। और ये क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड या रिलेटिव क्लॉज कहें इसको, क्योंकि या एडजेक्टिव क्लॉज कहें, क्योंकि ये डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा है जो हमारा नाउन है मंथ। यहाँ पे नाउन मंथ है, तो मंथ को मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज का पार्ट है। पहले वाला एडजेक्टिव है। क्यों नहीं था? हाँ यस सर, पहले वाला क्यों नहीं था, क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा था। ये थर्ड वाले क्वेश्चन में एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और इस वजह से ही है ये, है ना, adjective clause. Next, question number 4. Choose the option in which the following jumbled up parts can be rearranged to form a meaningful sentence. ये तो बहुत सिंपल सा था, कोई भी साथी इसको ट्राई करेंगे तो बता पाएंगे। कोई साथी ट्राई करना चाहेगा? Yes, sir. Fourth CEADB. जी जी, बिल्कुल CEADB. बिल्कुल, जी बिल्कुल, CEADB। सुमन इज पेइंग लेस अटेंशन टू हर स्टडीज देन शी शुड, है ना। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक तरह से इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, या तो ये कहें या फिर कहें कि रॉन्ग क्वेश्चन है। इस वजह से ये इसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बन नहीं सकता है।
फिर भी अगर कोई साथी ट्राई करना चाहे तो आप ट्राई करेंगे तब भी इसका मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होगा। इसमें दो चेंजेस की जरूरत है। पहला चेंज है कि जैसे इसका अगर हम लोग ट्राई करते हैं, जो कि इसका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अगर हम ट्राई करें इसको, ही गेन्ड ऑन हिज की जगह अगर सिर्फ हिज करें, ही गेन्ड हिज सुआव मैनर्स, अब बाई की जगह बाई हिज की जगह से फ्रॉम हिज रिच अंकल। तो इसमें दो चीजें चेंज होनी है। डी वाले ऑप्शन में ऑन हिज की जगह सिर्फ हिज होना चाहिए और ई वाले ऑप्शन में बाई हिज की जगह फ्रॉम हिज होना चाहिए था। तो लीस्ट पॉसिबल यही हो सकता था कि अगर ये दो चेंज होते तो कहीं कुछ थोड़ा बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता था। जो अभी हमें एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन सर दिया। फिर जी बाई जी हिज जी। की जगह फ्रॉम हिज सर होगा ये ना। फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है, BDAEC। डीबी आप इसका, AEC। हाँ सी ए So ई। he gained on his rich ओके, uncle हाँ हाँ, by his जी जी suave बताइए। manners। डी सर डी बी ए सी, आप फोर्थ वाला ऑप्शन बता रहे हैं मैम? तो बता रहे हैं सर, he gained on his rich uncle by his savoir manners। नहीं, वो नहीं हुआ ना। ही गेन ऑन हिज रिच अंकल क्या है ना, वो इनकम्प्लीट है मैम, ये इंफॉर्मेशन ना। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज ओके। होता, ऑन हिज की जगह तो ये सिर्फ होगा हिज सर होना कि चाहिए था। ही यस सर। सर गेन्ड हिज सॉफ्ट मैनर्स फ्रॉम हिज रिच अंकल, ऐसे होगा। यस 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 ही यस। गेव हिज सॉफ्ट तो मैनर्स फ्रॉम हिज रिच अंकल। तो फ्रॉम यस तो यस, इसमें है नहीं है सर, बाई है। फ्रॉम भी नहीं है और हिज सुआव मैनर्स का भी नहीं है ना सर, ऑन हिज का रखा है ना सर वो भी। तो ये दो और गलत हो गए। तो क्वेश्चन ये नंबर गलत है। 5 या तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मांगे या फिर इसको रॉन्ग क्वेश्चन मान लें। तो इसको छोड़ देते हैं तो अभी होगा ना, सर। इसका कुछ। जी जी। अभी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें है द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर। एक ज्यादा कुछ इसमें है नहीं वैसे, बट अगर थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस करें तो ज्यादा समझ में आएगा। वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, बट डिस्कस कर लेंगे तो थोड़ा सा आराम से आगे याद रहेगा हम लोगों को। द कमिटी वॉज डिवाइडेड इन देयर डिसीजन even after long deliberations। इसमें वापस हम लोग देखें तो बेनिफिट ऑफ डाउट वाली बात है। दो जगह हम लोग बता सकते हैं कि गलत है। एक सबसे पहला जो हम लोगों को गलत लग रहा है वो है डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। यस सर। तो है ना, या तो अगर देयर होगा तो डिसीजंस होना चाहिए था, और देयर है तो फिर कमिटी वर होना चाहिए था, और कमिटी वर तो फिर सही नहीं है ना। सर कमिटी इट्स होना, को सर हाँ हाँ देर तो जी मैम, बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दो ऑप्शंस जो मैं बता रहा हूँ, कमिटी जो है ना मैम, कमिटी को या ग्रुप को हम लोग कभी कभी सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज करते हैं। सर इसमें क्या होता है ना, जब वर्डिक्ट कॉमन हो तब तो जी सिंगुलर जी रहता है, अगर जी डिवाइडेड जी हो तो ये प्लूरल लगता है। तो जी बी जी वाला तो करेक्ट है सर, है ना। लेकिन जो जी डिसीजन है इसमें जी देख सकते हैं कि भाई डिसीजन को वर्डिक्ट में सिंगुलर लेना है या प्लूरल लेना है, सबने जी मिलके सर। कलेक्टिव दिया है या अलग अलग दिया है। बाकी जी ये सर। देयर वाला है सर, ये तो आप ये मान के चलिए क्योंकि इसमें डिवाइडेड है, इसका जी मतलब ये जी कॉमन नहीं हो सकता। अगर ये कॉमन होता ना तो सिंगुलर रहता। यस सर। यही यस सर। सिंटैक्स का इसमें रूल है। हाँ। इसमें इसमें छोटा सा एक प्रॉब्लम आएगी सर, अगर ये वाला रूल हम अप्लाई करें तो, कि हम्म। अगर हम कमिटी को अगर प्लूरल वाली बात भी माने तो फिर कमिटी वर्क होना चाहिए ना सर, और कमिटी वर्क तो ठीक नहीं है। तो कमिटी मेंबर्स होता सर, फिर वो कमिटी मेंबर्स वर्क है ना, फिर ठीक हो पाता। तो इसलिए कमेटी बहुत ज्यादा इटसेल्फ, चेंजेस। सर कमेटी इटसेल्फ कैन बी ट्रीटेड एज सिंगुलर और प्लूरल बोथ। यस सर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप उसमें ये करेंगे ना सर, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच अगर आएगी तो उसमें फिर दिक्कत रहती है सर। डिवाइडेड इन इट्स इज मोर अप्रोप्रिएट, जैसा मैडम ने कहा। इसकी बजाय अगर हम लोग देयर की जगह अगर इट्स करें तो ज्यादा अच्छा है सर, है ना। कमिटी को अगर आप सिंगुलर मान रहे हैं तो देखिए, द कमिटी वॉज यहाँ भी हो गया सर सही। उसके बाद में डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन, तो इट्स डिसीजन भी सही हो गया। और इवन आफ्टर लॉन्ग डिलिब्रेशंस ये भी सही हो गया। तो हमारा बी पार्ट है ना सर, उसमें डिवाइडेड इन देयर की जगह ये डिवाइडेड इन बस इट्स, सर वो जैसा मैडम ने इट्स कहा। वाला सही है, केवल ये डिवाइडेड की वजह से डाउट क्लियर कर, लेकिन अगर माना जाएगा ना एग्जाम में तो जी बी जी को जी, ही सही माना जाएगा। हाँ बी को ही जो सही माना एग्जाम जाएगा, जो बिल्कुल आंसर की आएगी उसमें बी करेक्ट आएगा, देख लीजिएगा। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। क्योंकि तो इतना हाई लेवल पे जाके फिर झगड़ा होगा कि भाई डिवाइडेड क्यों लिखा।
बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सभी साथियों को याद रखना चाहिए कि अगर 2-3 साथ में हम लोग चीजों को चेंज करें तब तो सेंटेंस पूरा चेंज हो सकता है, और जो हमें दिया हुआ है उसमें अगर देखना हो तो डिवाइडेड इन देयर वो पार्ट गलत है, तो बी ऑप्शन इसका जो हम लोगों को सही आंसर मिलेगा वो बी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। In the given sentence, choose the option which correctly identifies the part of speech of the underlined word. Part of speech ये हमें देखना है, और I heaved a sigh of relief after I completed my test. तो इसमें जैसे डाउट वाली बात है, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? या तो प्रेपोजिशन हो सकता है या कंजंक्शन भी हो सकता है। यस सर, इंटरजेक्शन और हाँ, इंटरजेक्शन नहीं है, प्रेपोजिशन या कंजंक्शन हो सकते हैं। ये प्रपोजिशन भी है और कंजक्शन भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन सर यहाँ पे जो काम कर रहा है, ये फंक्शन जो कर रहा है वो कंजक्शन का काम कर रहा है। यस सर, थोड़ा यस सर। मोर कंजक्शन में फर्क बताएंगे सर? कंजक्शन और इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इमोशंस को शो करता है सर मैम। ओके, थैंक यू एलास, हुर्रे, ये सब। ओके, जो इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी आता है ना। सॉरी, आई वाज यूजिंग रॉन्ग टर्म, एक्सक्लेमेटरी। यस सर, नाउ आई गॉट। है ना। तो अब क्योंकि दो पार्ट्स हैं, उनको दो को कनेक्ट कर रहा है, तो दैट्स द रीजन कि ये कंजंक्शन का, कंजंक्शन मींस कनेक्टर है ना, कंजंक्शन मींस कनेक्टर है। तो ये कनेक्ट कर रहा है दो पार्ट्स को, दो सेपरेट पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहा है। और प्रेपोजिशन भी हो सकता था, लेकिन प्रेपोजिशन बहुत एक नहीं सर, ये प्रपोजिशन की तरह यूज नहीं हुआ है ना, आप यूसेज ये यूज नहीं हुआ है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली हमने वही कहा था कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता था, लेकिन ये प्रेपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन है, मोर एप्रोप्रिएट। भले ही ये प्रेपोजिशन है लेकिन इट इज यूज्ड एज कंजक्शन। यस सर। नहीं, एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ सर, जो प्रेपोजिशन होता है वो वर्ड के साथ लग के उसका अर्थ ही चेंज कर देता है, जैसे लुक्स आफ्टर। लेकिन यहाँ पे ये आफ्टर जो है कंजंक्शन ही होगा, प्रेपोजिशन नहीं हो सकता सर। रिलीफ आफ्टर तो कोई कंजंक्शन का, सॉरी, प्रेपोजिशन मैंने सुना नहीं। लुक्स आफ्टर तो है, आफ्टर को मैंने इस फॉर्म। प्रेपोजिशन ना मैम बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है, दो पार्ट्स के सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब प्रेपोजिशन हमें बताता है कि हाउ इज द सब्जेक्ट रिलेटेड टू वर्ब, है ना। यहाँ पे वो चीज हो नहीं रही है, वो चीज यहाँ नहीं हो रही। यहाँ दो पोजीशन यस यस है ना, यहाँ दो सेपरेट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो दैट्स द रीजन ये कंजंक्शन है। लेकिन मैं इसलिए आपको क्लेरिफाई करना चाह रहा था सभी साथियों को कि ये एक तरह से ना, अगर इसको प्रॉपरली यूज किया होता तो आफ्टर प्रेपोजिशन में भी आता है। तो आफ्टर कैसे आएगा वो हमने बताया कि अगर ये जो वर्ब और सब्जेक्ट जो नाउन है उन दोनों का रिलेशन बताए तो प्रेपोजिशन है। वो यहाँ तो बताया नहीं है, यहाँ तो दो सेपरेट पार्ट्स को कंबाइन करने का काम है। पुलिस चेज रेन आफ्टर द थीफ, कंजक्शन है, कंजक्शन है ना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर कंजंक्शन है। ठीक है, वो याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा अभी जो मैडम बात कर रहे थे उसमें ये वाला पार्ट आता है, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंसेस अलग अलग तरह के होते हैं, हम लोग सब जानते हैं। उसमें 4 एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं, एक आगे क्वेश्चन में भी एक एग्जाम्पल और आएगा, तो हम एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट है या हमारे पास जो सेंटेंस है वो है कम हैव अ कप ऑफ टी विद मी। अब ये इंटेरोगेटिव तो नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं है, तो ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन तो नहीं है। एक्सक्लेमेटरी का भी अभी हमने जिक्र किया कि सडन जो आपके इमोशंस हैं अगर उनको एक्सप्रेस करता है तो एक्सक्लेमेटरी होता है। जॉय, सैडनेस और सरप्राइज, ये एलिमेंट्स अगर हैं, सडन फीलिंग्स हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी होता है। इंपेरेटिव का मतलब हो गया एक तरह से आप किसी को कमांड कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, और नेगेटिव का तो है ही नहीं कहीं भी, इस सेंटेंस में कहीं नहीं लगता कि ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव भी नहीं है, ये इंटेरोगेटिव भी नहीं है, और ये सडन फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो हमारे पास सिर्फ एक एग्जांपल, एक आंसर बचा है इंपेरेटिव का, और वो यहाँ पे दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एन ऑर्डर, कम हैव अ कप ऑफ टी विद मी, और इट कैन बी अ रिक्वेस्ट आल्सो, है ना। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इंपेरेटिव है। इसमें एक वर्ड और होना चाहिए, कम लेट्स हैव, तब ये क्लियर। हाँ, लेट्स हैव। अगर लेट्स हैव होता तो सर वो रिक्वेस्ट होता सर,
अब ये हैव अ कप ऑफ टी विद मी जो है ना सर, ये एक थोड़ा सा कमांड की फॉर्म में लगता है, तो वो बट वो भी इम्पेरेटिव का ही पार्ट है सर, तो इस वजह से ये कमांड कौन देता है भाई? Sir, I just want to add one thing. If any sentence starts from the first form, so clearly it is imperative. It may be in any form, but finally it will turn out to be an imperative sentence. yes ma'am. Coming to the next question, choose the option which correctly changes the given sentence from direct speech into indirect speech. Ankit said, comma inverted commas start, Rani, comma, can you lend me your book? Question mark and commas closed. ये हम लोगों को क्लास हुई थी हमारी, तो उसमें भी बताया गया था कि हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड आना है, तो आस्क्ड वाले दो ऑप्शंस हमारे पास हैं, फिर उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ आएगा। जी सर, सेकंड ऑप्शन सर। जी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। तो एक ही लग रहा है सर, टू एंट्री। Second, sorry, by mistake I have written first. Second. हाँ सेकंड होगा, है ना? थर्ड क्यों नहीं होगा? कुछ इसका बताएगा? थर्ड नहीं हो सकता क्या? नहीं थर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने वही क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। और क्योंकि आपने जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया इसको, तो फिर क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। क्यों हटा है, कोई साथी बताएगा? असर्टिव बन गया ये। Indirect. असर्टिव बन गया, बिल्कुल सर, बिल्कुल असर्टिव बन गया। इसमें आपने जो हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है तो या सेंटेंस स्ट्रक्चर कहें, वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है सिंपल सेंटेंस की तरह से। रानी दैट ना, रानी इफ शी कुड लेंड हिम हर बुक, तो ये कहीं भी इंटेरोगेटिव पार्ट बचा नहीं है ना, तो ये सिंपल सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, तो इस तरह से हम लोग सिंपल सेंटेंस का हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो ये लास्ट में फुल स्टॉप हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर। ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। ट्रिकी क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना, ये वो वाला क्वेश्चन है। Achint has discussed about the problem with his seniors. बी। Second one, B part. Discussed about. जी एक्सप्लेन करेंगे मैम कि क्यों है ये डिस्कस्ड अबाउट? सर ये नो नीड ऑफ अबाउट नहीं चाहिए था। यस डिस्कस का मतलब ये होता है कि टू टॉक अबाउट समथिंग, है ना? डिस्कस मींस टू टॉक अबाउट समथिंग और टू टॉक ऑन सम टॉपिक। तो ये डिस्कस के साथ में अबाउट अननेसेसरी है, इस वजह से ये गलत हो गया। तो अचिंत हैज डिस्कस्ड द प्रॉब्लम विद हिज सीनियर्स, ये करेक्ट होना चाहिए था, तो बी वाला हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी जेनरस से है। स्टिंगीनेस। ऑप्शन 1 सर, ऑप्शन 1। हाँ जी, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। एक बार इनके सबके मीनिंग देख लेते हैं, है ना? स्टिंगीनेस, जेनरोसिटी का मतलब हुआ क्वालिटी ऑफ बीइंग विलिंग टू शेयर योर टाइम और रिसोर्सेज, है ना? एक तो ये बात हो गई। स्टिंगीनेस में क्या हुआ? उदारता कहते हैं सर हिंदी में। कंजूस। जी स्टिंगीनेस में हो गया कि आप अनविलिंग टू शेयर हैं, बिल्कुल। और उसके बाद में ग्रिट का मतलब करेज हो गया या फिर परसिवरेंस हो गया, और ग्रेविटी का मतलब सीरियसनेस है ना, वो हो गया। और प्रोडिगैलिटी का मतलब हो गया वेस्टफुल एक्स्ट्रावेगेंस। तो ये इन सब में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला वाला ही है। ग्रेविटी नहीं है, ग्रेचुटी है। ग्रेचुटी, सॉरी ग्रेचुटी, हाँ यस ग्रेचुटी, जी है ना। तो ये सब अगर देखें तो स्टिंगीनेस का सबसे पहला जो हमारा एक ऑप्शन है, उसका मीनिंग ही डायरेक्ट ऑपोजिट है कि अनविलिंग टू शेयर है ना, और जबकि जेनरोसिटी में विलिंग टू शेयर है। तो ये हमारा फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ऑपोजिट का था, एंटोनिम का था, तो एंटोनिम हो गया इसमें। वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 या 9 था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, वैसे ही एक टाइप ऑफ सेंटेंस अभी यहाँ पे और हमारे पास है। choose the option which correctly identifies the type of the given sentence. Hurrah, we have won the award. अब इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है और सडन फीलिंग्स भी एक्सप्रेस हो रही हैं, तो कौन सा आंसर होगा?
एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी है ना, एक्सक्लेमेटरी होगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास में जो इसके साथ में हो। उसके बाद नेक्स्ट है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू वन गिवन बिलो। एवोरिशियस, एवोरिशियस का मीनिंग क्या है? एवोरिशियस ग्रीडी, जी जी, ग्रीडी है ना। एवोरिशियस मींस ग्रीडी, एक्सेसिव ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल जो भी पोजीशंस है उनके लिए। और सबसे पहला जो हम लोगों को सिनोनिम देखना है, तो सिनोनिम में सबसे पहला वर्ड ही हमारे पास वो दिया है जो कि एवोरिशियस का मीनिंग ही है। तो ग्रीडी वर्ड हो गया, फिर देन एग्रेसिव, देन लिबरल एंड चैरिटेबल। तो ये सब तो तीनों तो बिल्कुल अलग हैं। ग्रीडी वर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सेकेंड लास्ट आज का हमारा इंग्लिश का है, उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है या फिर वाइस वर्सा भी है। तो हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है, लता वाज प्रॉमिस्ड अ रिवॉर्ड बाय द टीचर। अब ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है? पैसिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस है ना। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, वाइस वर्सा वाला केस है, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस हम लोगों को कन्वर्ट करना है। लता वाज प्रॉमिस्ड अ रिवॉर्ड बाय द टीचर, क्या होगा इसका? Promised Lata for a reward. नंबर 2, The teacher promised Lata for a reward. For a reward. The first one is the correct one, है ना? The first one is the correct one. Next या last हमें कहना चाहिए। सर ये बी नंबर 2 देखिए। जी जी। Excuse me, 14th का second नहीं? ऑप्शन 2 करेक्ट है सर। ऑप्शन 2 is also correct, कोई शक नहीं है। But option 1 is also करेक्ट सर। मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं सर, प्रॉमिस फॉर ए रिवार्ड का क्या मतलब है? ये कैसे, आप कौन सा रूल लगाए इसमें नंबर 1 में? नहीं, इसमें हाँ 4 नहीं है सर, बिल्कुल सही है, 4 नहीं है। तो गलत है एकदम से नंबर 1 वाला। ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट वन गलत है, बिल्कुल सही बात है ना। हाँ 2 ही सही है, केवल 2 ही सही है। जी मैं जस्ट एक बार डिस्कस करने के लिए कह रहा था कि एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो इसलिए फिर अभी जिन साथियों को लगा होगा कि दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो एक बार अगर हमने डिस्कस कर लिया तो उनको क्लियर हो गया सर, है ना। द टीचर प्रॉमिस्ड लता, या फॉर अ रिवॉर्ड की जगह अगर सिर्फ रिवॉर्ड होता तो बात अलग थी। अब ये सेकंड में जैसे दिया हुआ है, द टीचर प्रॉमिस्ड अ रिवॉर्ड टू लता, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड वन इज द ओनली करेक्ट आंसर। और लास्ट वन है हमारा विच ऑप्शन, choose the option in which the given sentence has been changed from active voice to into passive voice. One should keep one's promise. अब ये स्पेशल केसेस वाले हैं, इसमें ये याद करने से ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं। First one, promises should be kept, हाँ promises should be kept, है ना। जी जी जी। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। सभी साथियों को धन्यवाद। Thank you so much, sir. थैंक यू मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सर। चलिए तो चलिए अब बारी है जी, तिवारी सर कुछ कह रहे हैं? चलिए तो अब बारी है हिंदी। नो सर जी, अब हिंदी की, और आदरणीय शुभनारायण सर को आमंत्रित करूंगा और साथ ही अजंता मैम से निवेदन करूंगा कि हिंदी के क्वेश्चंस प्रेजेंट कर दें। नमस्कार सर। जी सर। सभी को नमस्कार। और थोड़ा बड़ा हो सकता है स्क्रीन मैम? यस, सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ओके। तो हिंदी के प्रश्न जो मैंने देखे, तो उसमें आप लोगों को लगा हुआ कि पीछे हम लोगों ने जितनी क्लासेस की थी उसका आप लोगों को काफी लाभ मिला होगा। और कई प्रश्न तो डायरेक्ट कम से कम 6 प्रश्न ऐसे हैं जो हम लोगों ने जो उदाहरण या नियम डिस्कस किए हैं बिल्कुल वही के वही आए हुए हैं।
ये आप लोगों को फायदा मिला होगा। दूसरा कि जो मुझे लगा कि अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी के प्रश्न आसान हैं। आप लोगों की राय क्या है मुझे नहीं, लेकिन मैंने जो दोनों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हिंदी के प्रश्न अपेक्षाकृत आसान है और ज्यादातर प्रश्न सभी के सही हुए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो चलिए लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं। जहां डिस्कशन की जरूरत होगी रुकेंगे, अदरवाइज आंसर जान ले। प्रश्न संख्या 16, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सा उत्तर होगा? गंगा सर। गंगा। कहीं कोई डाउट नहीं है, नदी, पहाड़, घर ये जातिवाचक संज्ञा हैं, इसलिए ये गंगा चाहे वो नाम के रूप में हो, नदी के नाम के रूप में हो, व्यक्तिवाचक है, इसलिए इसका उत्तर गंगा होगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ये जो चार्ट थी बुक वाली हमारी व्याकरण की, आप लोगों के साथ डिस्कशन के बाद मैंने शेयर भी किया था और आप लोगों ने उससे देख भी लिया होगा। क्या है इसका उत्तर? अवधि। कोई साथी जी? अवधि सर। हाँ, और कोई साथी? सर बुंदेली। हाँ, इसका उत्तर बुंदेली होगा। छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं और जो बुंदेली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। सर इसकी व्याख्या कर पाइएगा थोड़ी सर? हाँ, जैसे देखिए हिंदी भाषा परिवार का जो विकास हुआ है बोलियों से भाषा की ओर, तो जो हमारी 5 हिंदी की सर भाषाएं भाषा परिवार में बांटा गया है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, इस तरह से है। जो चार्ट हमने शेयर किया था डिस्कशन के समय, उनमें हमारे क्षेत्रों के हिसाब से सर बोलियां डाली गई हैं। जैसे पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी ये 3 बोलियां हैं और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, बुंदेली, शौरखंडी ये है। एग्जैक्ट मुझे चार्ट अभी ध्यान नहीं है सारा, फिर से मैं उसे शेयर कर दूंगा, या 1 मिनट आप समय दे तो मैं उसे बता दूंगा। मैंने शेयर कर रखा है, हम 1 मिनट समय दे आप लोग वो। तो ये आंसर तो निश्चित है कि इसका उत्तर होगा बुंदेली ही, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी नहीं पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, इसके अलावा जो परिवार में बांटा गया है 5 भाषाएं हैं। जस्ट ए मिनट। हाँ ठीक है, ये मैं फिर से सर को शेयर कर दूंगा, सर इसे ग्रुप में शेयर कर देंगे कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी के नाम से है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। ठीक है, पहाड़ी में पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी है, मध्यवर्ती कुमायूनी और गढ़वाली है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली है। ये भाषा परिवार में वैयाकरणों के द्वारा बांटा गया है और इसका कारण होगा कि इन भाषाओं के जो उच्चारण है, बोलने का जो भाव है, समझने का, वो क्षेत्र के हिसाब से भी और लोग समझते भी हैं। जैसे अगर बिहारी हिंदी को भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीनों भाषा जो बोलियां हैं ये बिहार में बोली जाती हैं और लोग समझ भी लेते हैं। तो उसी तरह से अवधी, बघेली ये भाषा भी ना उत्तर प्रदेश के बघेलखंड, बुंदेलखंड का एरिया, बुघेलखंड और अवध का वहां बोला जाता है। तो इस आधार पर इसका बंटवारा किया गया है और डिटेल में अमित सर होगा तो उसके लिए फिर मुझे थोड़ी सी और तैयारी करनी होगी, या और कोई साथी इसको स्पष्ट कर सकते हैं इससे ज्यादा तो करें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ चलिए, तो ठीक है, उत्तर हो गया इसका। बुंदेली पश्चिमी हिंदी का है, ये ध्यान रखेंगे, बाकी तीनों पूर्वी हिंदी का है। प्रश्न संख्या 18, माँ के लिए फल ले आओ। अब हम लोगों ने कई तरह के पाठ की चर्चा करते हुए कारक की भी चर्चा की थी बार बार, और ये हम स्कूल लेवल पे सभी ने पढ़ा होगा। तो हाँ, इसका उत्तर आ रहा है 2। ओके, तो 2 यानी संप्रदान।
तो इसके लिए आसानी से सब लोग अपने कारक का सूत्र याद रखें। कर्ता ने कर्म को कर के लिए जो नॉर्मल है, कहीं कहीं पर अपवाद भी है तो अपवाद को हम छोड़ दें, लेकिन नॉर्मल वे में हम के लिए का प्रयोग जहां भी होगा वो संप्रदान कारक के लिए होता है। तो इसलिए इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन जिस साथी को भी लगे प्लीज अपनी बात रखेंगे, या और कोई साथी इसमें और कुछ इसको एनरिच करना चाहें तो भी करेंगे। ओके, कर्ता ने चिन्ह होता है, कर्म में को चिन्ह होता है, कर्म में को का लोप भी हो जाता है। वाक्य राम आम खाता है, तो इसमें आप देखेंगे कि को चिन्ह का लोप है। अब और संबंध में काके की का प्रयोग होता है जो हम जानते ही हैं। आगे चले, प्रश्न संख्या 19। ओके, यस, वेरी गुड। हाँ बीना मैम, बताएं क्यों आपने लड़का को ही क्यों विकारी शब्द में चुना? सर लड़का में हम संज्ञा के हिसाब से फिर इसका चेंज हो जाते हैं ना शब्द। हम लड़का खेल रहा है ही लिखते हैं, लड़का के साथ रहा वाले शब्द ही प्रयोग करते हैं। पानी पी रहा है, आ रहा है, खेल रहा है। जेंडर चेंज हो जी हाँ, हाँ जी, जेंडर चेंज हो जाएगा, तो लड़का लड़की प्रयोग हो जाएगा। विकारी शब्द कहते किसे हैं? सर जिनमें विकार आता है, संज्ञा सर विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन और रूप की दृष्टि से बदलाव आता है। बिल्कुल ठीक। जैसे कोई उदाहरण इसके अलावा मैम बता दे। बिल्कुल परिभाषा सही बताया मैम ने। लड़का लड़कों, जैसे यहाँ पर है ना, हाँ, जैसे लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। अब यहाँ पे लड़का के अनुसार रहा है क्रिया है ना, और लड़का, और जब लड़का का अगर हम वो बदलेंगे, वचन बदलेंगे, लड़के खेल रहे हैं, लड़के के हिसाब से क्रिया हो गई लड़की खेल रही है, तो चेंज आ गया इसमें, है ना। तो बाकी जो है अचानक, वह अचानक, लड़का अचानक गिर गया, लड़की अचानक गिर गई, तो इसमें अचानक वैसा का वैसा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, चाहे हमने लिंग बदला चाहे हमने वचन बदला। जी जी, तो ठीक है। तो अव्यय, हाँ, जो भी अब विकारी का मतलब, विकार का मतलब परिवर्तन, आप समझे, बदल जाएगा, शब्द का रूप बदलेगा। किसके आधार पर बदलेगा? वाक्य की संरचना के आधार पर। ये भी हम लोगों ने चर्चा की थी जब हमारी क्लासेस हुई थी हिंदी की। और ऐसे भी शब्द होते हैं जो वाक्य में वो बदलेगा नहीं, चाहे लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए। तो जो शब्द नहीं बदलेंगे वाक्य में, एज इट इज प्रयोग रहेंगे, जो एक वचन में हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, बहुवचन हो, वो सारे शब्द अविकारी कहलाते हैं। और हाँ, वो भी सर ने कहा अव्यय भी होते हैं, वो भी सही है। और जिसका रूप बदल जाए वचन लिंग के आधार पर, वो विकारी शब्द होते हैं। विकार का मतलब परिवर्तन, बदलाव आ जाए। तो अगर इस आधार पर देखें तो अब किसी भी साथी को जिनको विकारी अविकारी को लेकर कंफ्यूजन होगा तो आगे नहीं होना चाहिए। मैं आशा करूं कि इस प्रश्न का उत्तर समझते हुए आप लोगों ने कर लिया। अब ओके, यस। अब ये देखिए, उच्चारण की दृष्टि वाला ये प्रश्न पहले भी एक बार चर्चा में आया था और हम लोगों ने इसको किया था। उच्चारण की दृष्टि वाले सारी चीजें बताई थी और हमने सारणी भी शेयर किया था। तो अब उत्तर पर आने से पहले, उत्तर सब लोग मूर्धन्य दे रहे हैं। ओके, किसी को कंफ्यूजन या कि नहीं जी ये मूर्धन्य वर्ग का वर्ग नहीं होगा? फिर से मैं रिपीट कर दूं, वैसे ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। जी, कोई साथी कुछ कहना चाह रहे थे? सर बता दीजिए प्लीज। हाँ, अब क से लेके प वर्ग तक ये 5 वर्ग है, उसके बाद वाले वर्ग में नहीं आते। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग है जिसके 5-5 व्यंजन है साथ में। तो आप शुरू से उच्चारण से समझिए, याद मत करिए। क, ख, ग, कहाँ से आवाज निकल रही है मुंह से? आप खुद अनुभव करें, आवाज कहाँ से निकले? कंठ से। कंठ से सीधे आवाज आ रही है, कहीं और टच नहीं हो रहा है। तो क वर्ग के व्यंजन कंठस्थ व्यंजन हो जाएंगे, कंठ व्यंजन हो जाएंगे। अब दूसरा है च वर्ग, च, छ, ज, झ। आपकी जीभ मुंह में कहाँ जा रही है? तालु, तालु, तालु में जा रही है, बिल्कुल सही।
तो जो तालुस में टकराने की वजह से व्यंजन का उच्चारण होगा वो तालव्य व्यंजन हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा क्या है, ट वर्ग। अब देखिए ट ठ ड बोलते हुए कुलदीप सर, कुलदीप तिवारी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? ट ठ ड ढ आपके जीभ मुख में कहां टकरा रही है? तालु में, दांत में या कहीं और? मूर्धा में। कहाँ पे? मूर्धा में सर, मूर्धा में टकरा मूर्धा। रही है। हाँ, इस मूर्धा की चर्चा हम लोगों ने क्लास में की भी थी कि जो आपका दांत के ऊपर का मांसल पोर्शन है ना, थोड़ा सा वहां पर जिह्वा टकराती, वो मूर्धा है। इसीलिए वो जो पेट कटा श बोलते हैं उसको हम मूर्धन्य श बोलते हैं, क्योंकि वहीं पर वो टकराती है। तो ये जो टवर्ग है ये पूरा मूर्धन्य व्यंजन है। अब ट के बाद आता है त, थ द ध न। जिह्वा कहाँ टकरा रही है? दंत्य। दांत से टकरा रही है तो दंत व्यंजन हो गया। प फ ब भ म। हिमांशु लेट क्यों गया? पढ़ाई कर। हाँ जी, प फ ब भ। कहाँ पे क्या टकरा रहा है मुंह का, कौन सा पार्ट? ओष्ठ। ओष्ठ। तो ये सिंपल है इन 5 वर्गों को। बाकी के लिए और भी कैटेगरी है इसमें भी, लेकिन आप इन 5 वर्गों से ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप इस तरह से उच्चारण के साथ याद कर सकते हैं। कोई रट्टा मारने की जरूरत आपको कवर्ग से पवर्ग तक नहीं होगी। ओके, आगे बढ़े। ओके, बीना मैम सो फास्ट, वेरी गुड। वह चौकोर भवन है। इसमें जो रेखांकित शब्द है चौकोर, चौकोर शब्द का क्या अर्थ होता है? सर स्क्वायर, चौरस। हाँ, चार कोना वाला। चार कोना वाला। चार कोना वाला। अगर हम चौकोर को, कोई बात नहीं, अगर हम इस वाक्य से परे पूछे तो ये समास की दृष्टि से कौन सा शब्द होता? चौकोर। द्विगु। वेरी सर गुड। अच्छा, हाँ, चौकोर। चौकोर, द्विगु, चार कोर वाला चौकोर, वेरी गुड। यहाँ आपने बीना मैम ने बताया विशेषण। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि विशेषण पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, अवगुण वाले बताने वाले जितने भी विशेषण पद होंगे वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो इस रूप में ये विशेषण है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा सर्वनाम की। इस वाक्य में वह किसकी विशेषता बता रहा है? सर्वनाम की, भवन की, सॉरी भवन। हाँ, भवन की बता रहा है कि भवन चौकोर है। ठीक है, इसलिए संज्ञा भवन है और विशेषण हो गया। ओके, अगर हम और इसे जाने तो ये गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? अक्षर। अक्षर। हालांकि मैंने बाकियों को भी जानने की कोशिश की कि बाकी के तत्सम शब्द क्या होंगे, तो मुझे थोड़ा सा उतना समय नहीं मिल पाया देखने का, तो हम चर्चा कर लें। तो जैसे सब शब्द का सर्व होगा, ठीक है, तत्सम शब्द। राय का क्या होगा तत्सम शब्द? एनीवन, कोई साथी बता सकते हैं एग्जैक्ट? तो मत सर। मैं आई एम श्योर नहीं हूं सर, क्योंकि मैं जब तक देखूंगा नहीं और जो मुझे नहीं आइडिया है तो हिंदी टीचर होने के नाते मैं कहूंगा नहीं। हो सकता है आप सही हो, लेकिन मुझे नहीं अभी आइडिया है। जो मैंने देखा जाना मैं उसकी बात करूंगा, लेकिन कोई साथी श्योर हो तो जरूर बताएं। सर मत होता है या सम्मति? मत। हाँ, सम्मति शब्द तो संस्कृत का लग रहा है, हो सकता है। और मत सर सम्मति मतलब सर सम्मति माने विवेक होता है सर। ये स में बिंदी और मति, सहमति, सहमति है। सम्मति सहमति शब्द तो भी संस्कृत शब्द नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, जो नहीं है डिस्कशन में आए तो ठीक है। हाँ, मोहित सर हैं, तो मोहित सर बताएं। सर मत ही मान ली, मत ठीक सर। तत्सम हाँ। शब्द तो सिर्फ संस्कृत वाले शब्द होंगे ना सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो राय शब्द ये विशेषण शब्द है। रायशुमारी आपने सुनी होगी, तो ये तत्सम नहीं है। और तत्सम और तद्भव का यही है कि संस्कृत से आए हुए मूल शब्द तत्सम कहलाते हैं और हिंदी में आके उनके रूप में कोई परिवर्तन आ जाता है तो तद्भव हो जाता है।
हाँ, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हर शब्द का तत्सम रूप हो ही। ये बिल्कुल हाँ, तो ये ये भी राय जो है विदेशज शब्द है, इसका तत्सम ढूंढने की हम लोग कोशिश न करें। अक्षर है उसका आखर वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो ये मान लीजिए कि सब का मैंने देखा है, सब का सर्व होता है तत्सम शब्द। आन का आन बान शान ये तो है, अब इसका मुझे आज्ञा सर, आज्ञा। हाँ जी, आज्ञा, आज्ञा। ओके, आज्ञा। सर Okay, आज्ञा next. डिफरेंट है, आन अलग है। आन का संस्कृत शब्द तो माइंड में ही नहीं है, बट अलग है ये आज्ञा से। मतलब वो श्योर नहीं हूं मैं भी, लेकिन आज्ञा भी कहीं ना कहीं सर्च करने पर मिल रहा था, तो लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। जो श्योर हूं मैंने बता दिया। बाकी मोहित सर ने जो कहा, कोई जरूरी नहीं है कि हर शब्द, जब तक वो तत्सम का तद्भव बना नहीं होगा तो उसका तत्सम नहीं होगा, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। व्यंजन सर आंसर क्या है इसमें? आंसर तो बताए, आंसर सबने बता दिया। अक्षर जी, तत्सम शब्द अक्षर। व्यंजन शब्द संधि वाला शब्द, ये जो कि हम लोगों ने कई बार इस पे चर्चा भी किया था उदाहरण के रूप में भी। क्या है उत्तर? हाँ ठीक है। और कविश्वर कौन सी संधि होगी फिर? दीर्घ। हाँ, दीर्घ से पहले स्वर संधि है। मनस्ताप विसर्ग संधि है सर, विसर्ग संधि। मनः प्लस ताप आएगा सर। हाँ, विसर्ग संधि। और गिरीन्द्र, ये गिरी प्लस इंद्र है। ये भी स्वर संधि है। तो कविश्वर गिरीन्द्र स्वर हो गया, मनस्ताप विसर्ग संधि हो गया। और सडानन सट प्लस आनंद, हम लोगों ने जो भी पढ़ा था कि जब हम विच्छेद करते हैं तो उसके दोनों ही पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण दोनों ही व्यंजन होना चाहिए व्यंजन संधि के लिए। जी मोहित सर, मोहित सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आनंद में आ तो व्यंजन नहीं हुआ, स्वर हुआ आनंद। सर सट आनंद, सट हलंत हो गया, लेकिन आनंद तो आ लेकिन उसमें स्वर संधि में दोनों ही स्वर होना चाहिए। व्यंजन संधि में दोनों ही हो या एक भी हो तो चलेगा जी। कविश्वर और गिरीन्द्र में आप देखेंगे दोनों का अंतिम वर्ण और पहला ये स्वर ही होगा। गिरी कवि प्लस ईश्वर, गिरी प्लस इंद्र, ठीक है। और व्यंजन संधि में या तो पहला और अंतिम दोनों व्यंजन हो या पहला कोई एक भी हो। जनरली पहला होता है, तो उस रूप में वो क्या कहा जाए? व्यंजन संधि में सर पहला होता है व्यंजन और उसके बाद वाला मतलब स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चय वाचक सर्वनाम, क्या होगा इसका उत्तर? कोई सर। ओके, कोई। जो कौन सा सर्वनाम होगा फिर? जो संबंधवाचक है जो तो। और क्या और कौन? प्रश्नवाचक। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह से सारे का ही पता चल गया उत्तर के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सरल वाक्य नहीं है। तो सेकंड, आप चाय लेंगे या कॉफी? ओके, रश्मि मैम का भी उत्तर यही है। कोई कंफ्यूजन इस वाक्य में कि ये उत्तर नहीं होगा? आप देखें तो दो वाक्य यहाँ से जुड़े हुए हैं। आप चाय लेंगे या आप कॉफी लेंगे, दो अलग वाक्य है, लेकिन लिखने के क्रम में ऐसा बना है। एक सिंपल सेंटेंस जिसमें एक कर्ता कर्म हो, एक क्रिया हो, और कोई सेंटेंस कनेक्टर से दो वाक्य जुड़े हुए से न लगे तो वो सरल वाक्य होता है। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या लगेगा सर ये इंग्लिश में? हाँ, ये दूसरा कंपाउंड है, संयुक्त वाक्य है। अच्छा जी। 26, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, ये शब्द भी आए थे हम लोगों ने जब वर्तनी वाले प्रश्न किए थे, तो इस पे थोड़े से सारे सुधीजनों का मैं भी ध्यान चाहूंगा। हाँ, बताएं उत्तर क्या है इसका आप लोगों के? ओके,
मिष्टान, दक्षिण, दो उत्तर आ गए। सर मिष्ठान होता है सर, ये मिष्ठान होता है सर। मिष्टान तो बिल्कुल भी नहीं है, गलत है पहला। सर ये सीधा उसमें स दिया हुआ है। और कोई सही नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। सर वो मिष्ट नहीं होता है, मिष्ट होता है, ठा होगा। उसमें क्या लिखा है? ओके, मिष्टान नहीं शुद्ध है। अच्छा ठा इसमें होता है, मिष्ठान होता है। हम जो गलत है उसको छांट दे। सीधा साधा लग रहा है कि गलत है या सही है? सर साधा नहीं, सादा होना चाहिए था। सादा होना चाहिए। सर बर्तनी क्या है, थोड़ा बता दीजिए। बर्तनी यानी मात्रा में, स्पेलिंग। स्पेलिंग मैम, स्पेलिंग जी। थर्ड में कनिष्ठ होना चाहिए। कनिष्ठ शब्द नहीं होता है, कनिष्ठ होता है। तो इस दो पे तो कोई विवाद नहीं है। अब मिष्टान और दक्षिण, तो दक्षिण दक्षिण होता है सर। नहीं हाँ, वो बर्तनी के नहीं शब्द दक्षिण भी जब हम देशज रूप में बोलते हैं तो दक्षिण भी बोलते हैं। ठीक है। और ये शब्दकोश में इस शब्द को भी लिखा गया है। फिर मुझे भी मिष्टान और दक्षिण को लेकर दिक्कत था। ये मिष्टान शब्द पहले भी हम लोगों के चर्चा में आया है, जैसा कि ध्यान हो तो सर मैंने आ चुका है और इसको इसी रूप में स्वीकारा गया है। जी, मिष्टान जो शब्दकोश अधिकृत जो दिया गया है उसमें मिष्टान शब्द ही दिया गया है सही, लेकिन दक्षिण शब्द को भी इसी रूप में लिखा गया है। तो शब्दकोश के हिसाब से दो शब्द सही हैं वर्तनी के हिसाब से। सर मुझे लगता है कि मिष्ट नहीं है, चौथा होना चाहिए, मिष्ट होता है। वैसे तो मिष्ठान होता है मैम, और इधर कनिष्ठ। प्रचलित रूप में हम करते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मीठा से जो शब्द है मिष्ट, मिष्ट का मतलब भी मीठा ही होता है। जी मंजू मैम। सर नमस्कार। इससे पहले हमने चर्चा की है एक क्लास में, तो संस्कृत में मिष्ठान आनी पढ़ते थे हम लोग, मतलब पढ़ाते थे बच्चों को। लेकिन जब वो चर्चा हुई उसके बाद मैंने संस्कृत की डिक्शनरी भी देखी थी अपनी निकाल के, तो वहां भी मिष्ठान आनी शब्द है काफी जगह पर, यानी कि हिंदी का शब्द मिष्ठान है। हाँ, मैं भी उसी जैसे कुछ अच्छे शब्दकोश हैं, सभी साथी और भी देखें, तो मैंने फिर से देखा, उस समय भी देखा था, फिर से देखा आज, और उसमें मिष्टान शब्द ही दिया है, ऑब्लिक में मिष्ठान भी नहीं दिया है। हम बहुत सारे ऐसे शब्द अनुग्रहित बोलते हैं, लेकिन वो अनुग्रहित शब्द होता है, अनुग्रह से अनुग्रहित हो जाता, अनुग्रहित नहीं होता। ठीक है, नहीं ये स्पेलिंग मिष्टी का नहीं है ना। मिष्ट से वो जो देखिए आपका स और उसमें जो स दिया है दोनों अलग है। तो मिष्ट शब्द का मतलब भी मीठा होता है, और उससे जो शब्द बनता है मिष्ठान नहीं मिष्टान बनता है। तो मैं शब्दकोश के हिसाब से बोलूंगा कि मिष्टान सही है, और दक्षिण शब्द की भी स्पेलिंग सही है। अगर उसे आप तद्भव और तत्सम के रूप में जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से जो शब्दकोश कह रहा है, दक्षिण भी हम ऐसे ही लिखते हैं और दक्षिण शब्द का भी प्रयोग होता है। अगर हम देशज या तद्भव कनिष्ठ होता है ना। हाँ, कनिष्ठ होता है। वरिष्ठ का अपोजिट कनिष्ठ होता है, ट नहीं वहां ठ होगा। सीधा के साथ सादा होता है, वहां भी मेरे हिसाब से कोई विवाद नहीं है। लेकिन इन दो में और भी कोई साथी इस पर कहना चाहे, मेरे हिसाब से जो शब्दकोश से मैंने देखा सर इसमें न में न मिष्टान नहीं, मिष्टान है। हाँ, मिष्ठान न में न संयुक्त नहीं होता है, मिष्टान होता है शायद। नहीं उस शब्दकोश में सर दिया है, उसकी उसने तोड़ के भी बताया है। मिष्टान मतलब मीठा अन्न, इसलिए वो अन्न भी सही है। हाँ, तो मेरे हिसाब बिल्कुल सर, मिष्टान नहीं शुद्ध होगा यानी मीठा नहीं, लेकिन दक्षिण को भी हम नकार नहीं सकते। मेरे हिसाब से दक्षिण को भी हम नकार नहीं सकते। हाँ मोहित सर, प्रकाश डालिए। हाँ, वो भ्रंश है या उसका तद्भव कह सकते हैं दक्षिण का। हाँ जी, तो ये दोनों ही मेरे हिसाब से सही है जो शब्दकोश कह रहा है। लेकिन अब पूछने वाले ने क्या सोच मैं भी आपकी बात सहमत हूँ। ये क्वेश्चन आ चुका है सर एलडी वाले एग्जाम में केवीएस में। तो सर हाँ ही दिख रहा है। क्या सर? मिष्ठान में प्रचलन की नहीं है वैसे देखा जाए। मिष्ठान बिल्कुल सही शब्द है सर। हाँ, और दक्षिण को शायद इसी आधार पर नकारा जा सकता है कि चलिए देशज शब्द है, अपभ्रंश बना है दक्षिण का, इसके आधार। बिल्कुल, अगर इस माइंड सेट से बना होगा तो उत्तर मिष्ठान होगा, नहीं तो अगर
वर्तनी की दृष्टि से ये दोनों ही शब्द सही है, मिष्टान भी और दक्षिण भी। फिर भी बाकी लोग देखेंगे, मैंने जितना देखा उसके आधार पे। सर जो बुक में नेट पे भी हर जगह दिख रहा है, तो नेट पे छोड़ दीजिए सर, अधिकृत कोई शब्दकोश देखें सर, जैसे मैम ने देखा, मैंने देखा वहां, इसलिए नेट पर मैंने भी देखा सर, ठीक है। तो नेट वोट पे बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती हैं कि नहीं मिल पाता है और सही नहीं होता है। तो जो ऑथेंटिक मुझे लग रहा है, बाकी और भी किसी साथी को कोई ऑथेंटिक मिले मैं भी देखूंगा, और कहीं ऑथेंटिक मैंने एक शब्द को देखा, उसमें मुझे ये मिला, और भी देखा जाएगा कहीं कुछ ऐसा हो तो। नेट पर भी देखें तो कोई ऑथेंटिक ये चीज हो ना सर, कोई ऑथेंटिक शब्दकोश डाला हुआ हो उस पर, तो वहां से जाके देखें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। आगे बढ़ें। हाँ सर प्लीज। थोड़ा क्वेश्चन ऊपर, हाँ ये नीलकंठ, ये भी शब्द हम लोगों ने किया था रिवीजन के समय। जी सर। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। और कर्मधारय क्यों नहीं मैम? सर नीलकंठ को शिव भगवान के लिए यूज करते हैं ना। हाँ, लेकिन यहाँ विशेषण विशेष से संबंध भी तो है। नीला है कंठ जिसका। हाँ तो सर नीलकंठ जिसका विशेष अर्थ है इसका। हाँ, किसने बोला? ओके, कृष्णा सर संजय ने बोला सर। यही अंतर समझना है। नीलकंठ विशेषण विशेष संबंध, उपमेय उपमान संबंध अगर विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होगा तो वो बहुब्रीहि हो जाएगा, और यही अपवाद द्विगु समास के साथ भी होगा। जैसे चतुर्भुज है संख्यावाचक, लेकिन वो विशिष्ट अर्थ में है विष्णु के लिए, तो वो भी बहुब्रीहि हो जाएगा। जी मंजू मैम। सर इसको थोड़ा स्पष्ट करिए, मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इसमें पता कैसे चलेगा हमें। पता चलेगा अभ्यास करने से मैम। जब हिंदी की क्लास हुई थी तो आप शायद उसमें होंगी, तो हम लोगों ने समास पे कई बार चर्चा की थी, बार बार जब प्रश्न होता था। आगे भी जरूरत कि इसमें बहुब्रीहि समास वह पद समास होता है जिसके बाहरी अर्थ प्रधान हो जाता है। शब्द का जो अर्थ निकलेगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, बाहरी अर्थ क्या हमने उसको रूढ़ कर दिया है। जैसे समझिए सीधा शब्द है लंबोदर, ठीक है मैम, लंबोदर। लंबा है उधर जिसका लंबोदर आता है, और हम लंबोदर कहते ही मन में कौन आता है? गणेश आते हैं, गणेश जी आते हैं। लेकिन देश में दुनिया में लंबोदरों की कमी नहीं है। तो वैसे ही जब कोई शब्द का अर्थ किसी विशेष व्यक्ति या संदर्भ में रूढ़ हो जाए तो वो बहुब्रीहि हो जाएगा। तो यहाँ नीलकंठ विशेषण विशेष से संबंध है, लेकिन नीलकंठ कहते ही नीलकंठ हम शिव के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए पद के हिसाब से कर्मधारय है, लेकिन उस विशेष अर्थ के कारण ये बहुब्रीहि हो जाएगा। दोनों का विग्रह भी अलग हो जाता है, ये मैंने उस समय चर्चा की थी। अगर इसे विग्रह में डाउट नहीं है, लेकिन जैसे एक अगर वाक्य में आता है तो हम समझ लेते हैं कि वाक्य में किस हिसाब से कहा गया है, लेकिन जब सिंगल शब्द पूछा जाता है तो वहां थोड़ा डाउट आ जाता है कि अगर एक वन वर्ड नीलकंठ लिखा हुआ है तो मीन्स वहां ये डाउट आता है कि फिर हम इसको किस उसमें उठाएं, इसको नीला है जो कंठ लें या नीला है कंठ जिसका वो लें। नहीं, तब आपको जो शब्द का विशेष अर्थ में जैसे प्रयोग होता है वही लेना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वाक्य से तो स्पष्ट हो ही जाएगा कि वो नीलकंठ शिव के लिए है या क्या है, लेकिन ऐसे जब हम विग्रह करें, नीलकंठ है, लंबोदर है, चक्रपाणी है, विश्व या एक दंत है, षडानन है, दशानन है, जहां भी होगा तो ये हम उन्हीं अर्थों में लेंगे जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं। दशानन जहां भी अगर शब्द आएगा समास की दृष्टि से, तो हम उसको अगर अनलेस अनटिल की कोई उसमें रिमार्क ना हो तो वो बहुब्रीहि ही होगा, उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना। सर ऐसी कोई हिंदी डिक्शनरी में लिस्ट जारी की गई है क्या रूढ़ शब्दों की? रूढ़ शब्दों का सर एकदम से तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो नहीं, अगर मैं इसको चैलेंज करूं कि कर्मधारय भी इसमें हो सकता है तो क्या जवाब होगा मतलब अथॉरिटी के पास? सर कर सकते हो आप चैलेंज, क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए, जैसे हम कई बार अलंकार भी पढ़ते हैं ना, जैसे हमारी पोएम है स्नेह सुरा, हम उसको चैलेंज, उसमें वैसे मुख्य रूप से रूपक अलंकार है, लेकिन आप उसमें अनुप्रास को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बट हमने मुख्य रूप से वो हो रहा है तो वो हम उसमें आंसर वो लिख देते हैं। ऐसे नीलकंठ मुख्य रूप से हम भगवान शिव के लिए प्रयुक्त करते हैं तो बहुब्रीहि है, लेकिन जिसे ने कर्मधारय भी लिखा होगा ना, अगर वो चैलेंज करना चाहे तो मेरे ख्याल से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि विग्रह पर ही निर्भर करते हैं, जैसे कि पीताम्बर,
पीताम्बर जो है भगवान विष्णु के लिए भी प्रयुक्त होता है और पीताम्बर का जो है विग्रह के आधार पर कर्मधारय भी हो सकता है। तो चैलेंज करने को कर सकते हो, लेकिन नीलकंठ तो मुख्य रूप से वैसे भगवान शिव के लिए होता है, बहुव्रीहि ही होगा मुख्य रूप से, बट आप है ना कर्मधारय के लिए भी इसको चैलेंज कर सकते हो, अगर करना चाहो तो मतलब आर्गुमेंट रख सकते हो, गलत तो नहीं होगा। केवल शिव को ही नहीं मैम, मोर को भी नीलकंठ कहा जाता है, उसका भी गला नीला होता है सर। तो जब भी हो सकता है। लेकिन हम शिव के लिए ही यूज करते हैं नीलकंठ। समाज की जो परिभाषा कहता है कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ बाहरी प्रधान रूप में प्रचलित है, नीलकंठ प्रचलित शब्द है शिव के लिए, तो आप ऐसे तो तर्क कर सकते हैं, हम कर ले, चैलेंज करना चाहें, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कहीं मेरे हिसाब से इसमें कोई विवाद नहीं है सर कि ये कर्मधारय भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से स्वतः स्पष्ट है कि इसका उत्तर बहुव्रीहि होना चाहिए। एक मिनट सुनिए, संस्कृत में होता है नीलकंठम और नीलकंठ, उसमें कोई विवाद नहीं है। नीलकंठम का मतलब हुआ कौन सा? कर्मधारय। नीलकंठ का मतलब वो पुल्लिंग है, शिव यानी कि शिव जी। तो यहाँ पे क्या होता है, हिंदी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये क्या नाम है, उसमें कोई विभक्ति से पता चल जाए। हिंदी में कोई विभक्ति होती नहीं है। इसका मतलब हिंदी वालों ने बहुत एम्बिगिटी बना रखी है, तो इसलिए हिंदी को कोई ऐसी लिस्ट जारी करना चाहिए कि भाई ये रूढ़ शब्द है, इनको ऐसे ही पढ़ना, ऐसा कोई लिस्ट तो मेरा इसी चक्कर में दशानन गलत हो गया, क्योंकि वो कहते हैं दशानन का मतलब शिव जी, हम उनको ही लेंगे, दशानन दशाननम, बहुत सारी चीजें हैं ना सर। तो इसमें आप सर गहराई में चले जाते हैं ना, सीधे सीधे जो हिंदी के समाज की परिभाषा है, जो प्रचलित शब्द हैं और भले ही वो द्विगु लगे या कर्मधारय लगे, इन्हीं दोनों में अपवाद है जी, लेकिन उसके बाहरी अर्थ में रूढ़ है वो शब्द। और प्रचलन में सर अगर हम दशानन कहते हैं हिंदी में, तो हम रावण के ही अर्थ में लेते हैं। वही चीज ना, तो रूढ़ बता देते हैं हिंदी वाले, लेकिन रूढ़ की कोई लिस्ट तो जारी हुई नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नीलकंठ तो अधिकतर हम भगवान शिव के लिए प्रयुक्त करते हैं। हम जैसे जलज है, ठीक है, कीचड़ में जिसका जन्म हुआ, हम कमल के लिए प्रयुक्त करते हैं, लेकिन कीचड़ में तो पता नहीं कितनी सारी चीजें खिलती हैं, लेकिन रूढ़ हो गया कमल के लिए। तो नीलकंठ तो मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये मतलब कि भगवान शिव के लिए प्रयुक्त करते हैं। बट आप अगर चैलेंज करना चाहे तो कर सकते हो, उसके लिए भी दे सकते हो। बट ये कि जैसा सर कह रहे हैं कि मुख्य रूप से तो नीलकंठ तो वहीं पर आता है। मैम चैलेंज एक्सेप्ट होगा इसमें? चैलेंज का पॉइंट मिलेगा? विग्रह के आधार पर जो है आप कर सकते हो, मिल भी सकता है और ना भी मिले, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन अपना एक आप जैसे वैसे आप नीलकंठ गलत करके चले जाएंगे। नहीं, बेनिफिट सबको मिल जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से जो प्रश्न वो है दक्षिण और मिष्टान वाला, वो चैलेंज किया जा सकता है। इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है सर उसमें दोनों को मार्क्स मिलेंगे सर, सबको मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन में। है ना सर? हाँ वो हाँ उसमें ठीक है। इसमें एक मिनट, इसके दो विग्रह हैं, नीला है जो कंठ या नीला है कंठ जिसका। इसका तो सर विग्रह गलत है क्या? नहीं सर, इसका जब बहु शब्द में विग्रह नहीं दिया गया है पद का। नहीं, मैं दो विग्रह कर सकता हूँ ना, नीला है जो कंठ या नीला है कंठ जिसका, तो दोनों विग्रह सही है ना? नहीं परिभाषा के हिसाब से इसका विग्रह हमेशा ही कहीं अपवाद वाले में, जैसे मैम ने बताया, मैंने भी आपको घनश्याम शब्द बताया, घन है श्याम, घन के समान श्याम है जो घन के समान श्याम, ये विग्रह एक्सेप्टेबल है। तिरंगा 3 रंगों वाला उसको, या 3 रंगों वाला अर्थात भारतीय झंडा, 3 रंगों का समूह, तो ये सब कुछ ऐसे पद हैं जहां पर विग्रह के हिसाब से उसको हम समास देंगे। लेकिन मैंने जितना सर पढ़ा है, नीलकंठ में कहीं अपवाद करके नहीं दिया कि इसका विग्रह जो मैं बता रहा हूँ, नीला है जो कंठ, ये गलत है क्या? सर विग्रह ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो अब विग्रह हम भले ही कर ले, लेकिन अगर नीलकंठ शब्द दिया गया है तो उसका विग्रह शिव के हिसाब से ही होना चाहिए। मेरा ऐसा सर मुझे लगता है सर व्याकरणिक नियमों के तहत जिसे विग्रह माना गया हम उसे ही मानना होगा सर। हम अपना विग्रह यहाँ पे ना लगाएं। मेरे हिसाब जो व्याकरणिक जो स्टैंडर्ड व्याकरणिक जो विग्रह में हम उसे ही माने सर, क्योंकि एग्जाम में सर हमारे विग्रह नहीं माने जाएंगे, व्याकरणिक नियमों के विग्रह माने जाएंगे सर, मेरे ख्याल से सर। जिनके विशेष अर्थ निकले हैं ना सर, बचपन से यही पढ़ाया गया। दशानन के दिमाग में रावण ही आता है, तो यानी ये बहुव्रीहि यही पढ़ाया गया था हमने। एक्सक्यूज मी सर, ये दशानन जो शब्द है ये संस्कृत में इसका अगर दश आननानी है तो ये 10 हैं जो मुख उनके लिए है, और अगर दशानन है पुल्लिंग में आ गया तो वो रावण के लिए है। इसलिए कंफ्यूजन हो रही है हमें थोड़ा सा, इसी वजह से पूछा जा रहा था।
हाँ तो जनरल ये सर इसमें 10वीं तक, जैसे 10वीं लेवल तक की सर हिंदी आनी है। कुछ लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, जैसे बीए लेवल के हिंदी साहित्य लेवल ज्ञान लगा रहे हैं, तो ऐसे लोग गलत कर देंगे। यहाँ पर एक सिंपल सिंपल से आप पढ़ते जाओ, ज्ञान लेते जाओ, उसी आधार पर क्वेश्चन है, उसी आधार पर करना है। बहुत देर हाँ से मतलब हमें जैसे हमें हिंदी और संस्कृत को मिक्स नहीं करना, कुछ नियम अलग भी हैं, तो हिंदी को हिंदी के नियमों के हिसाब से देखिए, भारद्वाज सर ने भी संस्कृत कहा को है कि संस्कृत हमारी को। हाँ, तैयारी परीक्षा के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कई बार प्रश्न ऐसे उठते थे ना कि सर नियम तो ये कहता है, प्रिंसिपल ऐसा करता है, तो प्रिंसिपल क्या करता है उस पर नहीं जाना है, नियम जो कहता है हमें उसी के हिसाब से चलना चाहिए। बाकियों पर भी ये लागू होना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन मैं जब तक खुद श्योर नहीं हो जाऊंगा तो मैं ऐसी चीजों पे सहमति नहीं दूंगा जो लगे कि ना भाई मैं कैसे हाँ कह दूं किसी के लिए। तो मेरे हिसाब से जो जितना अध्ययन किया गया है या मैंने किया है, तो नीलकंठ पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुव्रीहि का ही उदाहरण है। बाकी साथियों की राय आगे चलते हैं सर, बहुत हो गया डिस्कशन सर इस पर, आगे चलिए। हाँ थोड़ा सा ऊपर करें मैम। सर केवल एक शब्द दिया है नीलकंठ, अगर अर्थात दिया होता शिव तो बहुव्रीहि 100% हो जाता, लेकिन नीलकंठ है तो ये कर्मधारय ही होगा सर। सर ऐसा शब्द आता है कभी? मैंने जो प्रश्न कभी ऐसा पूछा है क्या कि नीलकंठ अर्थात शिव दे करके और प्रश्न पूछा जाए? ऐसे कभी नहीं आता सर, शब्द ही आता है। बहुव्रीहि के लिए तो सर ब्रैकेट में उसे शिव देना होगा, अगर नहीं कभी नहीं आता। दशानन आएगा तो ब्रैकेट में रामन आता है क्या? चतुर्भुज आता है तो दशानन तो रूढ़ है सर, तो दशानन का एक ही अर्थ है, वो रूढ़ है, लेकिन ये नीलकंठ रूढ़ नहीं है शिव के लिए। रूढ़ है शिव के लिए ही आता है। मेरी जो जानकारी है नीलकंठ रूढ़ शब्द है शिव के लिए। बाकी हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो ऐसा कुछ दिखे तो जरूर शेयर करिए ताकि सबका ज्ञानवर्धन हो सके सर। अगर कहीं ऐसा है आपने पढ़ा है किसी ऑथेंटिक जगह से तो प्लीज ग्रुप में शेयर करें, ठीक है? तो ज्यादा अच्छा होगा। और हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हाँ प्लीज। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा, यह जो रेखांकित वाक्यांश है ये क्या है? क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध? सर चौथा संज्ञा पदबंध। ठीक है, ये भी थोड़ा टेक्निकल चीज है, कभी होगा तो इसे हम डिस्कस कर सकते हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, ये कैसे पहचानेंगे इस पर भी कभी कभार प्रश्न आ जाता है, तो इसको देखेंगे। अब इसमें आपने संज्ञा पदबंध क्यों कहा? क्योंकि इस पूरे वाक्यांश में वाक्य के संज्ञा कौन है? वाक्य में संज्ञा कौन है? दशरथ जी, दशरथ हैं। तो दशरथ को फोकस किया, अयोध्या के राजा दशरथ। केस इन अपोजिशन इंग्लिश में बोलते, इसको हम बोलते हैं ना कर्म का विस्तार किया, कर्ता का विस्तार, कर्ता का विस्तार, जो इंग्लिश में ये नाउन फेरेस बोलते, क्या बोलते मुझे नहीं पता। राजा दशरथ के आगे विशेषण लगा के उसका विस्तार कर दिया। अगर केस इन अपोजिशन होता है मैम ये। अगर दशरथ हटा देता, केवल कर देता अयोध्या के राजा, तब कौन सा पद बंद हो जाता? क्या यही रहता या बदल जाता? सर यही रहता फिर भी। एनीवन? अयोध्या भी संज्ञा है ना? नहीं, पूरे वाक्य के हिसाब से देखना होगा हमें। तो सर अयोध्या के राजा का भाव भी तो राजा भी संज्ञा है, इसलिए वो तब भी शायद संज्ञा पदबंदी रहता। ये अयोध्या के राजा आया किसके लिए है? क्या ये स्वतंत्र है या किसी की वजह से है? अयोध्या के राजा किसके लिए है? ये अपने आप में है या किसी के लिए बताया गया है? सर जब 4 पुत्र कहते हैं तब तो दशरथ के लिए ही है, क्योंकि श्री राम के तो 2 पुत्र थे। ये दशरथ के लिए है, बिल्कुल सही। तो ये दशरथ के लिए विशेषता के रूप में है कि वो अयोध्या के राजा वाले दशरथ की बात आ रही है। तो अगर दशरथ अंडरलाइन नहीं होता तो ये मेरे हिसाब से विशेषण पद बंद हो जाता, क्योंकि राजा दशरथ की विशेषता बता रहा है। विशेषण के साथ संज्ञा भी अंडरलाइन है तो ये संज्ञा पद बंद होगा। सर पदबंध क्या है? पदों का बंद, पदों का समूह, उसके अपने अपने इन 4 प्रकारों में पदबंध हो जाता है। संज्ञा हो,
सर्वनाम का भी समूह होगा तो संज्ञा पदबंध में ही आएगा, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। ये 9th 10th में बच्चों को पढ़ाया जाता है। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज। जी तो ये नाउन फ्रेज है और इसको केस इन अपोजिशन बोलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो ये और डिटेल में करना होगा, तो जब हम रिवीजन करेंगे तो उस समय एक बार हम और डिटेल में देख लेंगे। ये कामदेव शब्द भी आया हुआ था जिस पर काफी चर्चा हुआ था, अगर आप सभी को याद हो तो इसमें आप लोगों के हिसाब से कामदेव का पर्यायवाची कौन नहीं है? सर से कमल का है। और कोई साथी? गलत बताया मैंने क्या सर? नहीं, मैंने ऐसा तो कहा नहीं। देना चाहिए ना दूसरे से पूछने से पहले। सही नहीं, और लोगों की राय ले लेना। आप बताइए ना, आपको तो पता ही होगा और लोगों की राय। हाँ, और किसी ने कहा बिल्कुल सही है इसका उत्तर सर नहीं सुन रहे हैं सर, जब मैं रिप्लाई देता हूं तो आप इग्नोर करते हो ना मेरे रिप्लाई। अरे सर ऐसी बात नहीं है अवधेश सर। नहीं, मैंने अगर बोला सर से, अगर मैं गलत बोला तो आप दूसरे से पूछो या मेरा कंफर्म करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। एक दो लोग मैं बोलना बंद कर दूं? आप बताइए, आप क्लास में ना बोलूं। सर आप ज्ञाता है सर, हिंदी के ज्ञाता है, इसलिए आप तो मैं आपकी क्लास में आपसे ना बोलूं, आप मना कर दीजिए। आई विल नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। ऐसा मैंने कब कहा सर? हमने तो इसलिए लगा कि और लोगों की राय जान ली जाए। आप तो सर ऐसे ही, हम तो जहाँ फंसते हैं आपसे पूछते हैं। नहीं, मैंने बोला तो आप बता दो ना कि मैं गलत बोला हूँ, ऐसा ही बाकी लोगों की राय पूछते रहना। अच्छा सर बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। सर आप ही की बात को पुख्ता करने के लिए पूछ रहे हैं कि औरों के क्या विचार है इस विषय पे, आप ही की बात। ऐसा तो नहीं है, पहले और भी लोगों ने राय दी है ना। ऐसा तो हुआ नहीं कि जिसने पहला कहा उसके पहले मैंने कह दिया हाँ जी आपका उत्तर सही है। ये तो डिस्कशन हो रहा है ना सर। अरे सर वो इसलिए नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि अगर सब पहले बोल देते ना कि सही है तो फिर सबका फोकस सही वाले पे जाता, फिर दूसरे आंसर नहीं आते, है ना। तो इसलिए जो है उसके बाद फिर बोला जाता है कि हाँ भाई ये आंसर। प्रश्नों का डिस्कशन बुरा मत मानिए। ओके, तो मैं यही पूछने वाली थी कि अनंग जो है वो नाग देवता के लिए नहीं होता शायद, पता नहीं मैं गलत हूँ। नहीं, एग्जैक्ट अर्थ तो नहीं। अनंग, मनोभाव और मनसेज, ये तीनों मैंने, मनोभाव तो मिल ही नहीं रहा था। खोजते खोजते मुझे वो रिक्ता की शब्दावली में जाकर के मिला कि मनोभाव शब्द से बना है जो कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, सरसीज तो कमल का है। हम लोगों ने पहले भी कमल का पर्यायवाची शेयर किया, चर्चा किया था, तो वो हमने ग्रुप में शेयर कराया था सर के माध्यम से। और इसमें अनंग और मनसेज, ये वो कामदेव का जब हम लोगों ने चर्चा किया था तो उसमें वो है, लेकिन मनोभाव मुझे नहीं मिल रहा था कि ये क्या है। और मनोभाव शब्द ज्यादा मिल रहा था, मनोभाव नहीं मिल रहा था। खोजते खोजते मुझे एक जगह रेक्टा डिक्शनरी में जाके मिला कि मनोभाव भी कामदेव के लिए प्रयोग होता है और सरसीज कमल के लिए होता है। तो इसलिए पर्यायवाची के रूप में आप देख लें तो सरसीज इसका उत्तर होगा। और कोई कुछ आगे बढ़े? अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। बच्चा रो रहा है सर। यस सर, बच्चा रो रहा है। थर्ड। ओके, ऐसा क्यों अमित सर? कि वो एक जैविक क्रिया कर रहा है सर, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, उसमें कुछ माने एक्टिव एक्शन उस बच्चे का है नहीं सर। ओके सर उसकी क्रिया का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। ओके, अकर्मक क्रिया, अकर्मक वाक्य होता कौन सा वाक्य है? शब्द में ही अर्थ निहित है सर, जिसमें कर्म ना हो। तो जिसमें कर्म ना हो। अगर वाक्य में कर्म ना हो या कर्म की अपेक्षा ना हो तो वह वाक्य अकर्मक वाक्य होगा। और अगर वाक्य में कर्म है तो वह वाक्य सकर्मक वाक्य होगा। और कर्म पहचानने का सबसे आसान तरीका है क्या से प्रश्न बनाइए। अब देखिए, सीता ने क्या खाया? सेब। पुली ने क्या उठाया? पुली क्या उठाता है? सामान। गाय क्या पी रही है? पानी। अब बच्चा क्या रो रहा है? प्रश्न बनेगा भी नहीं और इसकी जरूरत भी नहीं है। और बच्चे के रोने में वाक्य में कर्म का होना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी वाक्य में कर्म का लोप हो जाता है, वो भी ध्यान रखना है। जैसे बच्चा खा रहा है
तो खा रहा है इसका मतलब क्रिया हो रही है और वो कुछ वस्तु खा रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की अपेक्षा है, कर्म का लोप है, वह वाक्य भी सकर्मक होना चाहिए। फिर भी साथी लोग देख लेंगे। जो मुझे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने जो बता दिया वो अंतिम सत्य है, लेकिन जो मैंने देखा है और अभी तक पढ़ा है, उचित लगेगा उसी को मैं इंसिस्ट होकर के कहूंगा, अदना नहीं कहूंगा। सर इसका सर एक मतलब छोटा सा ये उदाहरण सर, बहुत जैसे अगर मैं बोलूं कि सीता ने खाया,